हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हाईवे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए एनसीएल टेक्नीशियन, एनएफसी, एनपीसीएल, यूपीपीसीएल इत्यादि के एग्ज़ाम के लिए मॉडल सेट लेके आया हूं, जिसमें हम लोग सिलेक्टेड 20 टेक्निकल एमसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और किसी प्रकार के सुझाव या क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर टाइप करें, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलते हैं हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फ्रेंड, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। मेरा कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड का यूनिट क्या होता है, ये पूछ लिया गया है। जैसा कि आपको ऑप्शन दिया गया है कि मीटर प्रति रेवोल्यूशन, मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन, मीटर प्रति मिनट या मिलीमीटर प्रति मिनट। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा कि मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन। फ्रेंड, इससे एक जस्ट सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका कि कटिंग स्पीड का यूनिट क्या होता है, मतलब कि CS कटिंग स्पीड का यूनिट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कटिंग स्पीड का यूनिट मेरा मीटर प्रति मिनट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? मीटर प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी उसका राइट आंसर हो जाता है। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि फीड और कटिंग स्पीड में अंतर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि मेरा कटिंग स्पीड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कटिंग टूल के द्वारा 1 मिनट में जितनी धातु काटी जाती है, यदि उस काटी हुई धातु को एक सीधी रेखा में माप लिया जाए तो वो मेरा कटिंग स्पीड कहलाता है। इससे फ्रेंड्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कटिंग टूल्स के द्वारा 1 मिनट में जितनी धातु काटी जाती है, यदि उसी एक सीधी रेखा में माप लिया जाए तो वह मापी गई दूरी मेरा कटिंग स्पीड कहलाती है। जनरली हम लोग कटिंग स्पीड निकालने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं कि πdn अपॉन 1000, या आप इंच में लिख सकते हैं कि πdn अपॉन 12। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग किसी भी प्रकार के कटिंग स्पीड को फाइंड आउट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यदि मैं फीड की बात करूं, तो फीड बराबर हम लोग बोल सकते हैं डिफिनेशन कि कटिंग टूल्स के द्वारा प्रत्येक चक्कर में कटिंग टूल जॉब के अंदर जितनी गहराई में प्रवेश करता है उसे हम लोग फीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फीड बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूँ कि प्रत्येक चक्कर में कटिंग टूल्स धातु के अंदर जितनी गहराई में मेरा प्रवेश करता है, वही गहराई मेरा क्या कहलाता है? फीड कहलाता है प्रत्येक चक्कर में। आई होप कि आप लोग का ये क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड, चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन मेरा पूछ लिया गया है कि विच कैलिपर इज यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार। मतलब कि किसी प्रकार के राउंड जॉब को सेंटर ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आप लोग को दिया गया है इनसाइड कैलिपर, जैनी कैलिपर, वर्नियर कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैनी कैलिपर का प्रयोग हम लोग किसी भी प्रकार का राउंड बार को सेंटर निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम लोग इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है मेरा कि जैनी कैलिपर का और नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, जैनी कैलिपर के मेरा हम्फ्रोडाइट कैलिपर के नाम से जानते हैं या ओडलाई कैलिपर के नाम से जानते हैं। क्या फ्रेंड्स? हम्फ्रोडाइट कैलिपर या ओडलाई कैलिपर के नाम से हम लोग जैनी कैलिपर के जानते हैं। यदि आउटसाइड कैलिपर की बात करें तो बाहरी व्यास को मेजर करने के लिए हम लोग आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं, और इंटरनली को मेजर करने के लिए इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। यदि वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वर्नियर कैलिपर का फ्रेंड्स हम लोग किसी प्रकार की स्लॉट की गहराई, स्लॉट की चौड़ाई या डेप्थ की गहराई या किसी प्रकार के राउंड बार को व्यास, तीनों को मेजर करने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और मेरा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग वायल ग्रुप्स। बोलते हैं कि वायल ग्रुप्स काटने के लिए किस प्रकार का चीजल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम लोग चीजल की बात करें तो चीजल एक प्रकार के मेरा कटिंग टूल है, ठीक है, जो प्राय मेरा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? हाई कार्बन, मतलब कि HCS का ये बना होता है। चीजल प्राय मेरा 2 सेट में पाया जाता है, एक कोल्ड सेट पाया जाता है और एक हॉट सेट में मेरा पाया जाता है। तो जनरली हम लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ कोल्ड सेट की बात करेंगे, क्योंकि हॉट सेट का प्रयोग हम लोग फोर्जिंग सेक्शन में और ब्लैक स्मिथी में प्रयोग करते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग फ्लैट चीजल। यदि फ्लैट चीजल का प्रयोग की बात करें तो फ्लैट चीजल का प्रयोग जनरली हम लोग फीटर वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं। और वेब चीजल की बात करें तो चैन ड्रिलिंग के बाद रफ मटेरियल को हटाने के लिए वहाँ हम लोग वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। यदि डायमंड पॉइंट चीजल की बात करें तो किसी प्रकार के नाली या ग्रुप्स बनाने के लिए और कॉर्नर को साफ करने के लिए हम लोग डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। और फ्रेंड्स एक चीजल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चीजल द्वारा मेटल को कटिंग करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स चीजल के द्वारा मेटल को कटिंग करने के प्रोसेस को हम लोग चिपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? चिपिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स चीजल से संबंधित ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन मेरा पूछा है फ्रेंड कि विच रिवेट इज यूज्ड इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क, मतलब कि हैवी स्ट्रक्चरल वर्क में किस प्रकार के रिवेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका पेन हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट, काउंटर संक रिवेट या कॉनिकल हेड रिवेट। तो फ्रेंड हैवी स्ट्रक्चरल वर्क में हम लोग पेन हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पेन हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि यदि स्नैप हेड रिवेट की बात करें तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल वर्क में प्रयोग हम लोग स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। यदि काउंटर सैंक हेड रिवेट की बात करें फिर काउंटर सैंक हेड रिवेट का प्रयोग उस समय करते हैं जब रिवेट की हेड को जॉब की सतह से ऊपर न रखना हो। मतलब कि मेरा जॉब है यहाँ, जब कोई रिवेट का प्रयोग करना है उसकी सतह फ्लैट रखना है तो वहाँ हम लोग काउंटर सैंक हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। यदि कोनिकल हेड रिवेट की बात करें तो इसका प्रयोग हम लोग हल्के वर्क में या हल्के कार्य में प्रयोग में लाते हैं। यदि रिवेट की बात करें तो फ्रेंड्स रिवेट मेरा एक प्रकार का परमानेंट फास्टनर है जिसके द्वारा हम किसी प्रकार के दो जॉब की प्लेटों को आपस में जोड़ते हैं, जिसे हम लोग रिवेटिंग के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि रिवेट के द्वारा धातु को जोड़ने की प्रोसेस को हम लोग रिवेटिंग बोलते हैं, सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं। रिवेट मेरा प्रायः हार्ड मेटल या सॉफ्ट मेटल इत्यादि का वे बने होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा रिवेट से संबंधित पॉइंट्स। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है फ्रेंड्स 1 मिनट कि व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन शीट मेटल वर्क। एक पिक्चर दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की मेरा यह सपोर्टिंग टूल है। ऑप्शन है आपका हैचेट स्टेक है, फनल स्टेक है, हाफ मून स्टेक है या राउंड बॉटम स्टेक है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेरा राउंड बॉटम स्टेक है। यदि स्टेक की बात करें तो फ्रेंड्स मेरा स्टेक एक प्रकार का सपोर्टिंग टूल है जिसका प्रयोग शीट मेटल वर्क में किया जाता है। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यदि हैचेट स्टेक की बात करें तो हैचेट स्टेक का प्रयोग हम लोग शार्प बेंड बनाने के लिए, एजों को फोल्ड करने के लिए या सीटों को शार्प बेंड बनाने के लिए, एज को फोल्ड करने के लिए, बक्से और तसले को फॉर्मिंग के निर्माण में हम लोग हैचेट स्टेक का प्रयोग करते हैं। यदि फनल स्टेक की बात करें तो टेपर्ड वस्तुओं की कीप की सीमिंग और शेपिंग के लिए हम लोग फनल स्टेक का प्रयोग करते हैं। यदि हाफ मून स्टेक की बात करें तो हाफ मून स्टेक का प्रयोग फ्रेंड्स हम लोग मेटल धातु के डिस्क पर फ्लैंज बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेम द जॉइंट मेड बाय फास्टिंग 2 एजेस ऑफ मेटल टुगेदर। मतलब कि 2 मेटल के प्लेट्स को आपस में एज टू एज से जोड़ना है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या हेम बोलते हैं, सीम बोलते हैं, नोच बोलते हैं या ग्रुप्स बोलते हैं? तो फ्रेंड्स इसे हम लोग सीम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप। यदि स्निप की बात करें तो स्निप मेरा एक प्रकार का कटिंग टूल है जो प्रायः हाई कार्बन स्टील का बना होता है और मेरा 1.2 मिलीमीटर तक प्लेट को ये काट सकता है। यदि इसकी कटिंग एंगल की बात करें तो इसका कटिंग एंगल आपका 80 डिग्री होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? इसका कटिंग एंगल 80 डिग्री होता है, याद रखिएगा। और स्निप मेरा 2 प्रकार का होता है, एक स्ट्रेट स्निप होता है और दूसरा मेरा बेंट स्निप होता है। तो यहाँ पूछ लिया गया है कि बेंट स्निप का यूज क्या है। तो बेंट स्निप का यूज हम लोग सर्कुलर कट को काटने के लिए प्रयोग में लाते हैं। आई होप कि आप लोग का क्लियर हुआ होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द कलर पॉइंटेड ऑन द एसिटिलीन गैस सिलेंडर। मतलब कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर के ऊपर कैसा कलर किया हुआ रहता है। ऑप्शन है आपका ब्लैक, ग्रीन, ब्लू या मैरून। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैरून, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स यदि ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो उसका कलर आपका ब्लैक होता है, याद रखिएगा। और यदि एसिटिलीन सिलेंडर में फ्रेंड्स हम लोग एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि एसिटिलीन सिलेंडर के ऊपर कैसा थ्रेड कटा होता है, तो फ्रेंड एसिटिलीन सिलेंडर के ऊपर मेरा लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है और ऑक्सीजन के ऊपर मेरा राइट हैंड थ्रेड कटा होता है, याद रखिएगा। यदि ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रेशर की बात करें तो आपका 120 से 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भरा जाता है। और एसिटिलीन सिलेंडर में बात करें तो आपका 15 से 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रेशर भरा जाता है। तो आप इतना पॉइंट याद रख सकते हैं। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट ए रिप्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 32A46H8V, मतलब कि ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया गया है और जिसमें आपसे पूछा गया है कि ए मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स बारी बारी से हम लोग देखते हैं। जो 32 होता है फ्रेंड्स वो मेरा कंपनी के द्वारा एक दिया हुआ प्रतीक चिन्ह होता है, और ए है जो मेरा एब्रेसिव है, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव आता है। यदि ए की बात करें हम लोग तो जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव को हम लोग यहाँ बोल सकते हैं। यदि 46 की बात करें तो 46 मेरा ये ग्रेन साइज होता है। यदि 46 की बात करें तो ये मेरा ग्रेन साइज है जो कि मीडियम ग्रेड का होता है, मीडियम ग्रेड का होता है। यानी ग्रेन साइज मेरा टोटल 4 प्रकार के होते हैं, याद रख सकते हैं, कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। यदि कोर्स की बात करें हम लोग तो कोर्स में मेरा 10 से 24 हो जाएगा, और मीडियम में बात करें तो आपका 30 से 60 हो जाएगा, और फाइन में बात करें आपका तो 80 से 180 हो जाएगा, और वेरी फाइन में आपका 220 से मेरा ये 600 अंतर्गत आ जाएंगे। आगे देखते हैं जो कि मेरा एच है, तो एच है जो मेरा ग्रेड है। क्या फ्रेंड्स, मेरा एच मेरा ग्रेड है। ग्रेड की बात करें तो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ए से लेके आपका एच से लेके एच तक मेरा ये सॉफ्ट होता है। मीडियम में मेरा आई से पी होता है, आई से क्या होता है? पी होता है, और क्यू से जेड मेरा ये हार्ट के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं मेरा जो कि 8 है। क्या फ्रेंड्स, मेरा 8 है। 8 है जो मेरा एक प्रकार का स्ट्रक्चर है। क्या फ्रेंड, मेरा स्ट्रक्चर है। जनरली मेरा स्ट्रक्चर 2 प्रकार के होते हैं, डेंस स्ट्रक्चर होता है और एक ओपन स्ट्रक्चर होता है। यदि डेंस स्ट्रक्चर की बात करें, क्या फ्रेंड्स, यदि डेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें मेरा 1 से लेके 8 नंबर तक होता है, और ओपन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मेरा 9 से 16 होता है। यदि डेंस स्ट्रक्चर की यूज की बात करें हम लोग तो ये मेरा हार्ड मेटल के लिए होता है, और ओपन स्ट्रक्चर की बात करें तो मेरा सॉफ्ट मेटल के प्रयोग में लाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित कुछ पॉइंट्स। आगे देखते हैं हम लोग। अब फ्रेंड्स एक लास्ट में है भी जो भी मेरा एक प्रकार का वो बॉन्ड होता है। जैसे भी को बात करें तो मेरा ये विट्रीफाइड बॉन्ड है, V4 विट्रीफाइड बॉन्ड है, आप याद रख सकते हैं। इससे संबंधित आप याद रख सकते हैं कि जैसे कि V4 मेरा विट्रीफाइड बॉन्ड हुआ तो S4 मेरा सिलिकेट बॉन्ड होता है। क्या होता है फ्रेंड? S4 सिलिकेट बॉन्ड होता है, और आपका E4 मेरा सेलेक बॉन्ड होता है। क्या होता है फ्रेंड? सेलेक बॉन्ड होता है। यदि बी की बात करें तो B4 मेरा रेजोनाइड बॉन्ड होता है, और आर की बात करें तो आर मेरा रबर बॉन्ड को डिनोट करता है, और OXY की बात करें तो ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड को डिनोट करता है, और M से हम लोग मेटेलिक बॉन्ड को डिनोट करते हैं। तो आप इतना बॉन्ड से रिलेटेड याद रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस, मतलब कि ब्लास्ट फर्नेस से किस प्रकार का प्रोडक्ट को प्राप्ति की जाती है। ऑप्शन है आपका क्या? पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या मीएबल आयरन। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि मेरा पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त किया जाता है। यदि कास्ट आयरन की बात करें तो कुपोला फर्नेस हम लोग कास्ट आयरन की प्राप्ति करते हैं। यदि रॉट आयरन की बात करें तो हम लोग रॉट आयरन से पुडलिंग फर्नेस से रॉट आयरन बनाते हैं। क्या फ्रेंड्स? पुडलिंग फर्नेस से हम लोग रॉट आयरन की प्राप्ति करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मेरा कि व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड स्क्रू। काउंटर सिंक नहीं, पूरा लिखा जाएगा आपका काउंटर सिंक हेड स्क्रू का एंगल क्या होता है। आपका ऑप्शन है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री या 120 डिग्री। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि 90 डिग्री काउंटर सिंक हेड स्क्रू का एंगल
रखा जाता है। यदि 120 की बात करें तो होल को चेम्फर करने के लिए यानी काउंटर सिंकिंग में हम लोग 120 डिग्री का प्रयोग करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स मेरा कि व्हाट इज द टर्म द टॉप ऑफ सरफेस ज्वाइनिंग टू साइड ऑफ थ्रेड। मतलब कि थ्रेड का दो ऊपर वाले पार्ट्स को मिलने वाले को ऊपर वाले पार्ट्स को यानी ऊपर वाले सरफेस को मिलने वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं? क्या रूट बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं या पिच बोलते हैं? तो फ्रेंड्स ऊपर मिलने वाले दो सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्रेस्ट बोलते हैं। यदि नीचे दो साइड मिलेगा तो उसे हम लोग रूट के नाम से जानते हैं, और दो रूट और क्रस्ट को मिलाने वाले तिरछी लाइन को हम लोग फ्लैंक के नाम से जानते हैं। और थ्रेड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बीच की दूरी को हम लोग पिच बोलते हैं, और स्क्रू थ्रेड एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेगी उसे हम लोग लीड के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स मेरा कि व्हाट इज मेजर्ड विद द टेलीस्कोप गेज। टेलीस्कोप गेज से हम लोग क्या माप सकते हैं? क्या डेप्थ माप सकते हैं, इंटरनल डायमेंशन माप सकते हैं, एंगुलर डायमेंशन, साइज ऑफ होल, स्लॉट एंड रिसेस। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि साइज ऑफ होल्स, स्लॉट एंड रिसेस को मापने के लिए टेलीस्कोप गेज का प्रयोग करते हैं। यह मेरा एक प्रकार का प्रत्यक्ष मापी औजार है। यदि इसकी रेंज की बात करें तो 12.7 मिलीमीटर से 152.4 मिलीमीटर तक ये पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? 12.7 मिलीमीटर से 152.4 मिलीमीटर के रेंज में ये पाया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्विलिंग एंगल ऑफ द कंपाउंड रेस्ट इन द लेथ मशीन। ऑप्शन है आपका 90 डिग्री, 180 डिग्री, 220 डिग्री, 360 डिग्री। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 180 डिग्री ही वहाँ निशान बने होते हैं कंपाउंड रेस्ट के ऊपर। और अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है आपका स्लाइडिंग, स्क्रू एंड नट, रैक एंड पिनियन, वार्म एंड वर्म व्हील। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत रैक एंड पिनियन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? रैक एंड पिनियन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि डायल टेस्ट इंडिकेटर है क्या और इसका यूज क्या होता है। तो फिर डायल टेस्ट इंडिकेटर का दो मैकेनिज्म होता है, एक मैग्नीफाइंग लीवरेज होता है और एक मेरा रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज किसी प्रकार की फ्लैट या गोल जॉब की त्रुटि को चेक करने के लिए यानी पैरेललिज्म या फ्लैटनेस को मेजर करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। यदि इसकी लिस्ट काउंट की बात करें तो 0.01 इंच होता है या 0.01 मिलीमीटर ये एक्यूरेसी में चेक करता है। इसे हम लोग डायल गेज के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? डायल गेज के नाम से भी जानते हैं और डायल टेस्ट इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर मेरा दो प्रकार का होता है, एक प्लंजर टाइप होता है और एक लीवर टाइप होता है। यदि प्लंजर टाइप में इसकी अंदरूनी रचना में रैक पर 25 मिलीमीटर में कितना फ्रेंड्स 25 मिलीमीटर में 50 दांत बने होते हैं, अर्थात इसकी पिच की बात करें तो 1.1/2 पिच होती है और इसका सिद्धांत रैक एंड पिनियन होता है। यदि लीवर टाइप की बात करें, क्या फ्रेंड्स लीवर टाइप की बात करें हम लोग लीवर टाइप की बात करें तो इसका सिद्धांत लीवर और स्क्रोल मैकेनिज्म के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इसमें दो प्रकार की एरर होता है, एक पॉजिटिव एरर होता है और एक निगेटिव एरर होता है। इस समझने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव एरर है क्या। फ्रेंड्स यदि डायल टेस्ट की सुई जीरो रीडिंग से आगे चला जाए, जीरो रीडिंग से क्या आगे चला जाए तो मेरा पॉजिटिव एरर होता है। यदि जीरो से सुई पीछे रह जाती है, किधर रह जाती है? पीछे रह जाती है तो मेरा निगेटिव एरर कहलाता है। आई होप कि आप लोग के क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द ब्लैंक साइज फॉर एक्सटर्नल थ्रेड। मतलब कि एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए मेरा ब्लैंक साइज निकाले जो कि आपका M16 × 2.0 दिया गया है। तो फ्रेंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्लैंक साइज निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि D - P/10। क्या होता है? D - P/10 या आप ऐसे लिख सकते हैं कि D - P × 0.1 भी आप लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला का आप यूज करके किसी भी थ्रेड काटने के लिए ब्लैंक साइज आप निकाल सकते हैं। तो आप निकालिए कि 6 - 2 × 0.1।
तो फ्रेंड इसका सही आंसर आपका निकल के आएगा कि 15.8 निकल के इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स मेरा कि विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन द हीटेड साल्ट बाथ। मतलब कि साल्ट बाथ में किस प्रकार का सरफेस हार्डनिंग का प्रयोग किया जाता है। आपका क्या नाइट्राइडिंग होता है, गैस कार्बोराइजिंग होता है, पैक कार्बोराइजिंग होता है, या लिक्विड कार्बोराइजिंग होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग लिक्विड कार्बोराइजिंग में ही साल्ट बाथ का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स मेरा कि विच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट विल बी इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन द जॉब। मतलब कि किस प्रकार के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा किसी प्रकार के जॉब में हम लोग उसके मशीनेबिलिटी और डक्टिलिटी को गुण को इम्प्रूव करते हैं। क्या एनलिंग के द्वारा, हार्डनिंग के द्वारा, टेम्परिंग के द्वारा, या नॉर्मलाइजिंग के द्वारा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एनलिंग के द्वारा ही हम लोग किसी प्रकार के जॉब में मशीनेबिलिटी और डक्टिलिटी को गुण को इम्प्रूव किया जाता है। और एक यदि हार्डनिंग की बात करें तो हार्डनिंग फ्रेंड्स यह मेरा एक ऐसा विधि है जिसमें स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक गर्म करके उसे तुरंत ठंडा करने के लिए पानी, ब्राइन सोल्यूशन, वायल या तेज हवा में डुबाया जाता है। तो उसे हम लोग हार्डनिंग बोलते हैं। हार्डनिंग करने से क्या होता है फ्रेंड्स कि उसमें किसी दूसरे धातु को काटने के गुण आसानी से उत्पन्न हो जाती है, यानी हार्ड हो जाता है तभी किसी दूसरे धातु को काट सकता है, और उसका स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और पार्ट्स को घिसने से वह बचाता है। ये मेरा हार्डनिंग का पर्पस होता है। यदि टेम्परिंग की बात करें तो जब स्टील के पार्ट्स या कटिंग टूल्स को हार्ड किया जाता है तो उसमें भंगुरता का गुण अधिक हो जाती है, जिससे कि उसे टूटने का डर रहता है। इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए टेम्परिंग की जाती है, जिससे कि भंगुरता को कम करके टफनेस को गुण को बढ़ाया जाता है। तो इसे लोग टेम्परिंग बोलते हैं। यदि नॉर्मलाइजिंग की बात करें तो स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं। नॉर्मलाइजिंग करने के लिए स्टील के पार्ट्स को अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक गर्म किया जाता है, और फिर उसे गर्म किए हुए पार्ट्स को स्थिर हवा में रखकर ठंडा किया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि इसके आंतरिक स्ट्रेस को दूर किया जाता है और ग्रेन साइज को रिफाइन किया जाता है। तो ये मेरा नॉर्मलाइजिंग का पर्पस होता है। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लॉट प्रोवाइड इन द कैसल नट। कैसल नट में स्लॉट्स प्रोवाइड कराने के क्या फंक्शन है, क्या उद्देश्य है। ऑप्शन आपको सामने दिया गया है कि प्रोवाइड द स्पेस फॉर एडजस्टमेंट, मतलब कि क्या एडजस्टमेंट के लिए वहाँ स्पेस प्रदान किया जाता है। प्रोवाइड स्पेस फॉर लुब्रिकेशन, या लुब्रिकेंट देने के लिए प्रोवाइड कराया जाता है स्पेस। या अगला ऑप्शन है आपका कि प्रोवाइड स्पेस फॉर फिक्सिंग स्प्लिट पिन, क्या स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए वहाँ स्पेस को प्रदान किया जाता है। या लास्ट ऑप्शन आपका है कि प्रोवाइड स्पेस फॉर थर्मल एक्सपेंशन, या थर्मल एक्सपेंशन को विस्तारित करने के लिए वहाँ स्पेस को प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रोवाइड स्पेस फॉर फिक्सिंग स्प्लिट पिन, मतलब कि स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए ही वहाँ कैसल नट में स्लॉट प्रोवाइड कराया जाता है। आई होप कि आप लोग का क्लियर हुआ होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर ऑफ बिल्डिंग अपसाइड। मतलब कि एक स्लिप गेज से दूसरे स्लिप गेज को जोड़ने के लिए जिस प्रोसेस का प्रयोग करते हैं या जिस एक्ट का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं। क्या ग्लेजिंग बोलते हैं, पैनिंग बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं, या रिंगिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स उसे हम लोग रिंगिंग एक्शन के नाम से ही जानते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग के वीडियो पसंद आया होगा, और आज के प्रश्न से कुछ काफ़ी आप लोग के ज़्यादा जानकारी मिली होगी। तो फ्रेंड्स आप लोग जाते जाते एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के इतना, जय हिंद,